Everyone, welcome back to Biolibrary. I am resuming after such a long time. तो just because I'm seeing कि थोड़ी थोड़ी इस बुक की नीड रियलाइज़ हो रही है और लाइक डिमांड जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एट द सेम टाइम शायद आपको उसकी ज़रूरत अभी है एंड यू आर एबल टू रियलाइज़ कि हाउ सॉर्टेड दीज बुक्स आर, और इनके फ्लो में आप चल रहे हो तो इट्स ऑब्वियसली एथिकली रॉन्ग फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कि आधा ही डाल के बस छोड़ दूँ मैं चैप्टर्स को। तो 5th चैप्टर का एक पार्ट जो है वो मिसिंग था, इसीलिए मैं पहले 5th चैप्टर को कंप्लीट कर देती हूँ। ऑल्दो 6th हो गया है एंड हम 7th पे स्टार्ट कर चुके हैं, बट आई एम वेरी सॉरी मैंने 5th का ये देखा ही नहीं कि 5th का लास्ट पार्ट मिसिंग है 3 पेज का। तो उसमें मैंने बस फाज के इन्फेक्शन तक आपको 2 तरीके बता दिए थे कि किस तरीके से फाज का इन्फेक्शन कर सकते हैं, जहाँ हम क्लोनिंग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि क्लोन करने के लिए इन्फेक्शन करना। अब उस इन्फेक्शन को विजुअलाइज करना, फिर जब वो इन्फेक्शन हो गया तो फाज बेसिकली आपका एक वेक्टर है, उसने कैरी किया है एक फॉरेन डीएनए को। उसके बाद जब उसने कैरी कर लिया, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का। उसके बाद हम देखेंगे कैसे स्क्रीन करना है फाज के केस में। हम बैक्टीरिया के केस में पढ़ते हैं PBR 322 पढ़ते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, उससे देख लेते हैं, लैक्जेट से देख लेते हैं। तो कुछ सिस्टम वैसा ही मिलेगा आपको, लैक्जेट वाला सिस्टम मिल जाएगा फाज में, और थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम भी मिलेगा, तो फाज के लिए भी देख लेते हैं। ऑल्दो इतना आस्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको हेल्प करेगा आपके टेम्परामेंट बिल्ड करने में, प्लस मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसको आंसर करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फाज इन्फेक्शन इज़ विजुअलाइज्ड एज प्लैक्स ऑन एन अगार मीडियम। ये तो आप सबको पता है कि फाज क्या करता है, हम ऐसा ही फाज ले रहे हैं जो कि लाइटिक फाज है, तो वो बेसिकली लाइसिस करेगा। तो फाइनल स्टेज ऑफ फाज इन्फेक्शन साइकिल इज सेल लाइसिस। अगर इन्फेक्टेड सेल्स को हमने एक सॉलिड अगार मीडियम पे, यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं पेन लूँ, तो हम अगर इस सॉलिड अगार मीडियम पे, अगर ये अगार जेल है, यहाँ पे अगर हमने फाज का इन्फेक्शन करवाया है तो आफ्टर अ टाइम वहाँ पे प्लाक्स अपीयर होने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर हम प्लाक देखें तो हम प्लाक कैसे दिखा सकते हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि क्लियर जोन जो होता है वो प्लाक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इसको ही हम इरेज कर दें थोड़े थोड़े स्पेस से, तो वहाँ पे प्लाक बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो इनने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, वो आपको आगे दिख जाएगा। बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या ये बता रहे हैं कि जब आपने एडिशन फाज कर दिया, फाज जैसे ही ऐड किया और इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफेक्शन विथ फाज डीएनए कभी भी प्लाक अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि अब वो लाइसिस करना स्टार्ट कर चुका है। सेल लाइसिस कैन बी विजुअलाइज एज प्लाक्स ऑन अ लॉन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्लाक है। फिर हर प्लाक को, अगर प्लाक को कभी डिफाइन करना होता है तो ईच प्लाक इज अ जोन ऑफ क्लियरिंग प्रोड्यूस्ड एज द फाज लाइज द सेल एंड मूव ऑन टू इन्फेक्ट एंड इवेंचुअली लाइज द नेबरिंग बैक्टीरिया। बेसिकली फाज क्या है, फाज एक प्लाक क्या है, प्लाक एक कॉन्टिन्यूशन में होता हुआ प्रोसेस है, जिसमें एक बैक्टीरिया को उसने एक तरीके से बोलो आपने कि लाइज कर लिया या एक बैक्टीरिया को खा लिया, बट इट इज़ इन अ प्रोसेस। प्लाक आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब वो प्रोसेस चल रहा होगा, मतलब उसने एक को तो लाइज कर दिया है और वो नेबरिंग वाले बैक्टीरिया को लाइज करने के प्रोसेस में एंटर कर चुका है। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि कभी कभी आपसे वो डेफिनेशन उसी सेंस में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे आपको इसने एक पर्सपेक्टिव दिया कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक जगह अगर लाइसिस हुई है, अगर प्लाक दिख रहा है तो वहाँ पे क्लियरिंग हो गई है या लाइसिस हो गई है, वो लाइसिस चल रही है, वो पर्सपेक्टिव है इस बुक का। ठीक है, अब हमारे पास फाज 2 तरीके के हो गए, लेमडा भी M13 भी दोनों प्लाक्स बनाते हैं। इसमें से लेमडा को हम ट्रू प्लाक्स बोलते हैं क्योंकि सेल लाइसिस होती है, लेकिन M13 के प्लाक्स को हम ट्रू प्लाक्स नहीं बोलते हैं क्योंकि वो इट डज़ नॉट लाइज दी होस्ट सेल। ठीक है, वो लाइसिस नहीं करता लेकिन एक डिक्रीज करता है इन ग्रोथ रेट ऑफ इन्फेक्टेड सेल सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अ जोन ऑफ रिलेटिव क्लियरिंग ऑन अ बैक्टीरियल लॉन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेस में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और इस एक स्पेस पे बहुत कम ग्रो कर रहा है, ये होता है M13 वाले प्लाक्स। ये जो क्लियरिंग वाले एरियाज होंगे आप इनको प्लाक्स बोल सकते हो, बट दे आर नॉट ट्रू प्लाक्स। हुआ क्या है कि इसने लाइसिस नहीं की, बट इसने उनकी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन M13 एंड लेमडा फाज का प्लाक फॉर्मेशन में।
ठीक है। ऑल दो नॉट ट्रू प्लाग्स दी जोन्स ऑफ क्लियरिंग आर विजुअली आइडेंटिकल टू नॉर्मल फाज के प्लाग जैसे ही दिखते हैं। अभी प्लाग के डायग्राम को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। द एंड रिजल्ट ऑफ अ जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग आइदर लेम्डा या फिर M13 वेक्टर। देयरफॉर होता क्या है कि अगर हमने इन्फेक्शन करवा दिया, वहाँ पे हमने क्लोनिंग कर रहे थे और फाज यूज़ किया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्लाग्स आएंगे और वही प्लाग का बनना ही एंड रिजल्ट है इस क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट का। हर प्लाग is derived from a single transfected or infected cell and therefore contains identical phage particles। मतलब यहाँ पे जितना ये क्लियरिंग वाला एरिया है वो एक सिंगल ट्रांसफेक्टेड या फिर इन्फेक्टेड सेल से ही निकला है, इसीलिए इस वाले एरिया में जो क्लियरिंग वाला एरिया है वहाँ पे कि जितने भी फाज होंगे वो सारे सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से एक कॉलोनी से ही निकला है, ठीक है, या फिर सिंगल ट्रांसफेक्टेड सेल से ही निकला है, वो एक टाइप की ही कॉलोनी को ईट कर रहा है। दीज में कंटेन बहुत चीज़ें। अगेन जो बेसिक होगा, पहले क्या होता है आप अल्फ़ाबेट सीखते हो फिर आप वर्ड्स बनाना सीखते हो। तो आपने क्या सीखा है कि जब भी हम क्लोनिंग करते हैं तो या तो वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो जाएगा या फिर हमारा जो इंसर्ट है, मान लो ये वेक्टर है, ये हो सकता है वेक्टर सेल्फ लाइगेट हो गए और अगर हम कलर चेंज कर दें तो हल्का सा मेरा रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा और उसके बाद ये वेक्टर होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सेल्फ लाइगेशन या तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्लाग्स है यहाँ पे सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी हो सकता है या फिर वो रिकॉम्बिनेंट्स हो सकते हैं। आप देखते हैं डायग्राम जिसमें कि बहुत सुंदर लगेगा। बैक्टीरियोफाज के जो प्लाग्स है, प्लाग ऑन अ लॉन ऑफ बैक्टीरिया, ये है लॉन ऑफ बैक्टीरियल कॉन्फ्लुएंट बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब होता है एक साथ ग्रो कर रहे हुए बैक्टीरिया, ठीक है। उन सब की ग्रोथ पे लॉन बन गया, सॉरी वो पूरा एक लॉन है। लॉन बेसिकली वैसा ही होता है जो हम इन जनरल ग्रास लॉन किसी के लिए भी यूज़ करते हैं कि घास का लॉन है, या फिर अगर कुछ भी मतलब मैट्रेस है, अगर वो यूनिफॉर्म चल रही है वो पूरा एक लॉन टाइप का एरिया हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे इसलिए वो लॉन हो गया कॉन्फ्लुएंट बैक्टीरियल ग्रोथ का। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ फाज ने लाइसिस क्रिएट कर दिया वहाँ आपके पास प्लाक आ गए, तो ये हो गया प्लाक, अ जोन ऑफ क्लियरिंग, ठीक है। अब डिफरेंस दिखाया है, ये है लाइटिक प्लाक और ये है M13 का प्लाक। क्या बोला था इनने कि यहाँ तो प्लाक हो जाएगा कि सारे बैक्टीरिया लाइस्ड हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे क्लियरिंग वाला एरिया आ रहा है वहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट है, लीडिंग टू अ हाई टाइटर ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। और साइड साइड में लॉन ऑफ बैक्टीरिया है। लेकिन जो M13 होता है उसका ट्रू प्लाक नहीं होता है, वो क्या करता है, वो कोई लाइसिस नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे स्लो गोइंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, उनकी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दे रहा है और M13 फाज पार्टिकल्स वहाँ पे मिलेंगे और जहाँ जहाँ M13 फाज पार्टिकल्स मिलेंगे वहाँ वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, इसलिए वो ही हमें प्लाक की तरह दिखते हैं, बट वहाँ पे लाइसिस नहीं है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फाजेस, यहाँ तक हमने देख लिया कि ठीक है हमें कैसा दिखेगा जब हमने वो क्लोन कर लिया है, बैक्टीरिया को ट्रांसफेक्शन करा दिया है, उसके बाद कैसा दिखेगा। अब हमें दो ही पॉसिबिलिटी है, तो वेक्टर रिलाइगेट हो गया या तो रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट फाज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है। तो पहला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जेड प्राइम जीन कैरिड बाय फाज वेक्टर। अगेन वही होता है, लैग जेड प्राइम का जीन है, बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करेगा, अगर कोड कर पाएगा तो एक्सगैल को तोड़ देगा, अगर नहीं कोड कर पाएगा तो एक्सगैल को नहीं तोड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मैंने पहले पढ़ा दी है, अदरवाइज छोटा सा कोई भी वीडियो उठाना एक बार रिवाइज कर लेना कि ठीक है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ये होती है, तो इसमें भी यही करना है। अगर बेसिकली इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैग जेड इंटैक्ट था, लैग जेड में अपना जीन इंसर्ट कर दिया है, इंसर्ट किया है, लैग जेड इनएक्टिवेट हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जेड प्राइम जीन, ठीक है। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। अगर मान लो प्लाक्स प्रेजेंट है जिसमें नॉर्मल फाजेस प्रेजेंट है, तो क्योंकि वहाँ पे कोडिंग हो रही है तो ब्लू कलर के आएंगे, और अगर रिकॉम्बिनेंट होंगे लैग जेड इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वाइट कलर के होंगे, या फिर क्लियर होंगे या तो ट्रांसपेरेंट होंगे। तो यही है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो वाइट होता है जिसको हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं। उसके बाद लैम्डा C1 जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसमें सीधा सीधा है जो C1 जीन का फंक्शन है, अगर वहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया अपना जो भी हमारा मतलब टारगेटेड या फिर जो हमें चाहिए वो वाला जीन, तो वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा C1 जीन का। C1 जीन अपना काम नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें भी सीधा साधा ये होता है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो प्लाक जो है वो डिफरेंट तरीके का दिखने लगता है, प्लाक की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। जो नॉर्मल प्लाक है जहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है वो टर्बिड होता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं जहाँ पे कि C1 जीन डिस्टर्ब्ड है वो वाले क्लियर हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइसिस हो जाती है क्योंकि C1 रिप्रेस नहीं कर पाता है उस चीज़ को। द डिफरेंस इज रेडिली अपेरेंट टू द एक्सपीरियंस डाई, मतलब आपको देखने पे पता चल जाएगा बेसिकली है। तीसरा थोड़ा अलग जो कि आप कौन से पढ़ते हो
SPI फिनोटाइप बोलते हैं इसको। ये होता है कि ये बोलता है कि ऐसे इकोलाई को नहीं इन्फेक्ट कर सकता, जिसको हम सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं कभी कभी, कि इकोलाई में अगर मान लो ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रिलेटेड फाज प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब पहले से उसमें एक प्रोफाज कंडीशन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे लेमडा फाजेस जाके उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रेन को, लेमडा को, इज देयर फॉर कॉल्ड एज SPI पॉजिटिव सेंसिटिव टू P2 प्रोफाज। मतलब क्योंकि जो उसका होस्ट था जहाँ उसको इन्फेक्ट करना था वहाँ पे ऑलरेडी P2 प्रेजेंट था, अब ये उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए SPI पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये वही स्ट्रैटेजीज हैं, देख लो। आपको लैक-जेड प्राइम जीन वाली पहली बताई है इनने, इंसर्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा अगर एक्सगैल देते हैं, ये पता होगा आपको, प्लस IPTG देते हैं ताकि सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो। ब्लू प्लाक हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो क्लियर प्लाक्स बनते हैं, जो साफ हो जाते हैं, वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्रेजेंट होते हैं। इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ लेमडा C1 जीन, क्लियर प्लाक, इसमें भी रिकॉम्बिनेंट और टर्बिड प्लाक। एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, ऊपर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लेमडा C1 जीन है और नीचे इंसर्शनल एक्टिवेशन लिखा हुआ है, तो लेमडा C1 को इनएक्टिवेट कराना है, यहाँ पे इनने गलत लिख दिया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लेमडा C1 जीन होगा। उसके बाद सिलेक्शन यूजिंग SPI फिनोटाइप। SPI वही है, सेंसिटिव टू प्रोफाज 2। अगर मान लो पहले से P2 प्रोफाज के फॉर्म में प्रेजेंट है, देखो इकोलाई के अपने जीनोम के साथ इसने इंटीग्रेट कर रखा है, अब ये प्रेजेंट है, तो हमारा जो नॉन रिकॉम्बिनेंट लेमडा है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो रिकॉम्बिनेंट है तभी इन्फेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी का आगे बताया SPI फिनोटाइप का कि कुछ लेमडा क्लोनिंग वेक्टर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि न्यू DNA हमने जब इंसर्ट किया तो वह SPI पॉजिटिव से SPI नेगेटिव बन गया, तो अब वो सेंसिटिव नहीं है। अगर वो रिकॉम्बिनेंट है तभी वो जाके इन्फेक्ट कर पाएंगे, और हम ये समझ जाएंगे कि अगर इसने इन्फेक्ट कर दिया है मेरे SPI पॉजिटिव वाले को, बेसिकली SPI पॉजिटिव क्या, ऐसे इकोलाई को जिसमें P2 का प्रोफाज प्रेजेंट है, P2 प्रोफाज के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इसमें रिकॉम्बिनेंट है, अदरवाइज इसमें नहीं है, क्योंकि जो नेचुरली होता है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको एक बार और सुन लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेमडा जीनोम साइज, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें ये पता है कि जब लेमडा अपने हेड में पैकेजिंग करता है तो 37 से लेकर 52 KB तक ही अपने हेड में इंसर्ट कर सकता है। इसकी लिमिट इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है कि 37 से कम का कुछ भी होगा तो ये उसको भी नहीं इंसर्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ पोर्शन इसमें से रिमूव करते हैं, ऐसे लेमडा वेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि बड़े बड़े सेगमेंट्स हटा देंगे लेमडा DNA से, और तो होता क्या है, अब वो हो जाते हैं 37 KB से कम के। अब जब 37 KB से कम के हो गए हैं तो वो हेड में कभी पैकेजिंग करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे लाते हैं हम हमारा DNA जो हमें इंसर्ट कराना है वो कराते हैं, 37 से ज़्यादा का बन जाता है वो, और वो इंसर्ट कर लेता है। बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा पता है कि ये 37 से कम हो गया हूँ, अभी मुझे पैकेज नहीं करना है। हमने उसी चीज़ को यूटिलाइज़ किया, हमने उसके लेमडा DNA के नॉन सिग्निफिकेंट पोर्शंस को कट किया, इतना ज़्यादा कट किया कि वो 37 से कम का हो गया। अब वो 37 तक की वेट करेगा, तो हम 37 KB तक लाने के लिए, मान लो 5 KB उसमें अभी क्लोनिंग कैपेसिटी है, 32 का कर दिया हमने, हम 5 KB उसमें क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटेलेक्चुअल इनपुट है कि हमने ऐसे लेमडा फाजेस को या फिर ऐसे लेमडा वेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे तक खत्म हो गया इंसर्टिंग सिस्टम। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ DNA इनटू नॉन बैक्टीरियल सेल, इसको मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी, आप इतना पढ़ लो, 1 पेज का बचा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी।